निकिता अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसकी सास प्रेरणा और ससुर कैलाश और निकिता का पति विजय था। ऐसे ही एक सुबह विजय ऑफिस के लिए चला जाता है। इसी बीच घर पर निकिता और उसके सास ससुर थे। निकिता रसोई में काम कर रही थी। तभी सास ससुर के कमरे से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और कमरे का दरवाजा भी बंद था। आवाज सुनने पर निकिता से रहा नहीं जाता और वो अपनी सास और ससुर के कमरे के बाहर खड़े होकर सुनने की कोशिश करती है। आप भी ना, इतनी उम्र हो गई है मगर आपका प्यार तो कमी नहीं हो रहा है, बुढ़ापे में भी बढ़ता ही जा रहा है। अरे इतने रोमांटिक तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं जितने कि आप हो। आवाज सुनकर निकिता का मुंह बन जाता है और वो किचन में आ जाती है और काम करने लगती है। इसी बीच निकिता की माँ का कॉल आता है। निकिता बेटा, क्या कर रही है तू? घर के सारे काम खत्म हो गए तेरे? अरे माँ, घर के काम जब मेरे सास ससुर खत्म होने देंगे तब तो खत्म होंगे ना। अरे अब उन्होंने क्या किया? क्या बताऊँ माँ आपको, बुढ़ापे में भी मेरे सास ससुर को जवानी चढ़ी हुई है। अरे इस उम्र में भी बुढ़ा बुढ़िया को कंट्रोल नहीं होता है। मुझे तो आपको भी बताने में काफी शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूँ, मजबूर हो चुकी हूँ मैं। अरे इनको इतना तो सोचना चाहिए ना कि घर में एक बहू है, थोड़ा हिसाब से रहे। पर नहीं, सुबह शाम बस लगे रहते हैं। ऊपर वाले कमरे से बहुत जोर जोर से आवाज आती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ माँ। अरे तो तू क्यों परेशान होती है? अच्छी बात है ना, इस उम्र में भी उनका प्यार बहुत जवान है, वरना आजकल के लोग तो 30-35 होते होते ही अपनी बीवी और अपने पति को टाइम देना ही बंद कर देते हैं, और ये खासकर आजकल के नौजवान के साथ होता है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कभी कभी तो मुझे इनका प्यार देख कर ना बहुत जलन होती है, क्योंकि मेरा पति तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देता। अरे सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं तो थक जाते हैं। मुझे बाहर ले जाने के लिए उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और न ही मुझे कोई सरप्राइज देते हैं। वही तो बात है ना बेटा, और अच्छी बात है। अगर तेरे सास ससुर के बीच इस उम्र में भी वैसा ही प्यार है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को टाइम देते हैं। माँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरे ससुर जी इतने रोमांटिक है तो मेरा पति इतना क्यों अनरोमांटिक है? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ? तब भी मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता। अरे बेटा, थोड़ा सा टाइम दे। विजय के पास अभी काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, शायद इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता होगा। निकिता को अपने सास ससुर का प्यार बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को निकिता अपनी सास से बोलती है। सासू माँ, शाम होने वाली है, खाने में क्या बनाऊं? निकिता बेटा, एक काम कर, तू अपने लिए और विजय के लिए खाना बना ले, और मैं और तेरे ससुर जी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि उनको बाहर खाना है मेरे साथ, इसलिए हमने सोचा कि हम बाहर चले जाते हैं। तुम दोनों अपने लिए खाना बना लेना। सास की बात सुनकर निकिता को गुस्सा आ जाता है और वह किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। ऐसे ही शाम को दोनों सास ससुर अच्छे से रेडी होकर डिनर के लिए जाते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से सास की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बार बार उल्टियाँ आने लगती है। निकिता अपनी सास के पास जाती है और बोलती है। क्या बात है सासू माँ, सब ठीक तो है ना? अचानक से उल्टी? पता नहीं बेटा, अचानक से मुझे उल्टियाँ होने लगी हैं। समझ ही नहीं आ रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत दिन से मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा सा रहा है। क्या बात है सासू माँ, आपके लक्षण मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बेटा ये सब तो डॉक्टर ही बताएंगे आखिर मुझे क्या हो रहा है। अब ये सब छोड़। निकिता बेटा, तू मेरे लिए ना कुछ अच्छा सा चटपटा सा बना दे। मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। इतना बोलते ही सास का सर घूमने लगता है और वह तुरंत सोफे पर बैठ जाती है। सासू माँ, अब आप आराम करिए। मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। निकिता किचन में जाती है। निकिता के दिमाग में बार बार उल फिजूल बातें आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सास प्रेग्नेंट हो गई हो। वह तुरंत अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है। अरे माँ, आपको एक खुशखबरी देनी है मुझे। क्या बात है बेटा, मुझे नानी बना रही है क्या तू? अरे माँ, नानी का तो पता नहीं, पर मैं भाभी जरूर बनने वाली हूँ। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी ननद आने वाली है या फिर मेरा देवर आने वाला है। अरे क्या बोली जा रही है तू? विजय तो एक लौता है ना, फिर अचानक से तेरी ननद और देवर कहाँ से आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी सास माँ बनने वाली हो? हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी सास ना प्रेग्नेंट है और बुढ़ापे में इतनी मौज मस्ती करेंगे तो यही होगा ना। मैं तो ये सोच रही हूँ
कि पता नहीं कैसे मेरी सास लोगों का सामना करेगी। अरे नाक कटवा के रख दी इन्होंने तो। निकिता तू सच बोल रही है ना? मेरा मतलब है कि इस उम्र में तेरी सास प्रेग्नेंट है। हे भगवान, सोच के भी मेरा तो जी घबरा रहा है। हाँ माँ, सच में मेरी सास प्रेग्नेंट है। अरे दिन भर उल्टियाँ करती रहती है, यहाँ तक कि उनका मन भी बहुत मचल रहा है। बार बार बोलती है, निकिता बहू ये बना दे, निकिता बहू वो बना दे। हे भगवान, तेरी सास को शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में ऐसे काम कौन करता है? अरे ये उम्र तो ऐसी है जहाँ उनका दादी बनना चाहिए था, पर अब तो माँ बनने की फिराक में बैठी हुई है। निकिता बिना कुछ सोचे समझे अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके अपनी सास की प्रेग्नेंट होने की बात फैलाने लगती है। ऐसे ही शाम को विजय घर आता है तो निकिता विजय को कमरे में ले जाती है और उससे बोलती है, विजय, मुझे ना तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, और ये बताते हुए मुझे शर्म भी आ रही है क्योंकि ये कुछ बात ही ऐसी है। अरे ऐसा भी क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे यार, अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। आज तक कभी मुझे किसी भी बात को लेकर इतनी शर्म नहीं आई जितने की आज आ रही है। अरे तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। अरे क्या बोले जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? लो कर लो बात। अब मैं इतनी सीरियस मूड में तुमसे मजाक करूंगी? अरे सच में तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने आज तक कभी तुमसे अपनी तबीयत के बारे में जिक्र नहीं किया है ना, और ना ही करेंगी। अरे करेंगी भी कैसे, बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। इस उम्र में पापा जी और सासू माँ दोनों लगे रहते हैं, यही होगा ना। यार निकिता प्लीज, तुम ना मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलो। निकिता विजय से अपनी सास की प्रेगनेंसी की बात कर रही होती है कि तभी सास के पास धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों का कॉल आना शुरू हो जाता है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह तुरंत गुस्से में निकिता के कमरे में जाती है और बोलती है, निकिता आखिर ये क्या हरकत है? तुम्हें किसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? सासू माँ, अभी आप ही तो बोल रही थी ना कि आपकी तबीयत खराब है, आपको उल्टी आ रही है और आपका मन भी मचल रहा है, आपको थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से आप और पापा जी लगे रहते हो ना, उस हिसाब से तो प्रेग्नेंट होना आम बात है। निकिता तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अरे सभी रिश्तेदारों तक मेरी प्रेगनेंसी की लेकर बात फैल गई है। लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती हो गई है। तुम्हें किसने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे मेरी नॉर्मल सी तबीयत खराब थी क्योंकि मुझे गैस की दिक्कत हो गई थी। जब भी मुझे गैस की दिक्कत होती है ना तो मुझे उल्टियाँ होती हैं। समझ आया तुम्हें? बिना सोचे समझे किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी माँ की पूरे समाज में बेइज्जती करवा दी। सारे रिश्तेदार मेरी माँ के बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, वो अगर तुम्हारी माँ के साथ मैं करता तब तुम्हें पता चलता कि कैसा लगता है। सारी बातें सुनने और समझने के बाद निकिता का मुंह बन जाता है। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि गलती उसी की थी। इसीलिए हमें कभी भी बिना कुछ सोचे समझे और देखे कुछ नहीं बोलना चाहिए। निकिता अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसीलिए वो अपनी सास से माफी मांग लेती है। कल्पना अपनी दोनों बहुएं शिवांगी और जूही से काफी ज्यादा परेशान थी। दोनों बहुएं ही कामचोर थी जो कि घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी, और इस वजह से घर के सारे काम कल्पना को अकेले ही करने पड़ते थे। ऐसे ही एक बार कल्पना खाना बना रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और उससे बोलती है, अरे कल्पना, कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ रसोई में हूँ, आजा। कल्पना की आवाज सुनकर वहाँ विमला आ जाती है और कल्पना को रोटियां बनाते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे कल्पना, तेरे तो बड़े बुरे हाल हो रखे हैं। घर में दो दो बहुएं होते हुए भी तू यहाँ रोटी बना रही है। अरे तेरी बहुएं कहाँ हैं? अरे बहुओं का सुख मेरे नसीब में कहाँ है। मेरी बहुएं तो जैसे बस ये ठान के ही आई हैं कि कैसे कुछ भी करके बस अपनी सास का जीना हराम कर दे वो। हाँ तो तू भी क्यों भूल जा रही है कि तू अपनी बहुओं की सास है? तू क्यों भला अपनी बहुओं से दबकर रह रही है? तू भी तो उन्हें एक बार में ही सीधा कर सकती है ना। बात ऐसी नहीं है, मैं तो एक बार में अपनी बहू को सीधा कर ही सकती हूँ, लेकिन मैं बस अपने घर में शांति चाहती हूँ और इसलिए चुप हूँ। वरना तो सच में मैं बहू से इतनी परेशान हो गई हूँ कि क्या ही बताऊँ अब तुझे। बताने की जरूरत भी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है कि कितनी परेशान हो गई है। बताओ, बहू को भी शर्म नहीं है? सास उनकी खाना बनाए और वह आराम से बैठकर टीवी देखे और फोन चलाए। हाँ बस अब यही जिंदगी रह गई है। मैं तो बोलना भी नहीं चाहती। बोलूंगी ना तो कोई असर होगा, खाली में मेरा ही मुंह खराब होगा।
इससे अच्छा तो चुप ही बैठो। अपनी पड़ोसन से बहू की चुगली करके उसको थोड़ी शांति मिल जाती है और वो अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसकी बहुओं में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शिवांगी रसोई में जाती है और बना हुआ खाना ले लेती है, जिसकी वजह से जूही के लिए खाना ही नहीं बचता। ये देखकर जूही चिल्लाने लगती है, माँ जी, शिवांगी कहाँ हो, जल्दी आओ। जूही की आवाज सुनकर वहाँ शिवांगी और कल्पना दोनों आ जाते हैं और शिवांगी कहती है, क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह इतना? चिल्लाने में मजा आता है क्या? दिमाग नहीं है आपके अंदर? मेरा तो दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। दिमाग तो तुम्हारी वजह से मेरा खराब हुआ है। मेरे लिए खाना नहीं बचा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि माँ जी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया हो। खाना माँ जी ने बनाया होगा और खाना तुम खा गई होगी, मेरे हिस्से का भी। बहू, मैंने तो यहीं पर रखा था और फिर मैं अपना बाकी काम करने चली गई थी। मुझे नहीं पता कि कहाँ चला गया खाना। माँ जी, मैं तो आपकी छोटी बहू को इसीलिए भी बुला रही हूँ ताकि आपके सामने आपको पता चले कि आपकी लाडली छोटी बहू चोरी कर रही है। अरे शर्म नाम की चीज भी है या नहीं शिवांगी? चुपचाप से मेरा खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम्हारी इस टुच्ची सी हरकत से मैं भूखी नहीं रहने वाली हूँ। शांति से दे दो अब। इतनी देर से यहाँ खाना रखा हुआ है लेकिन तुम्हें भूख नहीं लगी, लेकिन जब मैंने वो खाना खा लिया तो तुम्हें दुनिया की भूख लग गई। अरे कुछ तो शर्म कर लो। किसी ने अपनी भूख मिटाने के लिए उस खाने को खाया है तो चुप करके बैठ जाओ, और कुछ फालतू बोलने की जरूरत नहीं है और फालतू इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? इसका मतलब मैं सही थी, मेरा खाना तुमने ही खाया है ना? चलो अब चुपचाप से मेरा खाना दो, वरना अच्छा नहीं होगा। दीदी अच्छा तो बस खाना था जो कि अब मेरे पेट में चला गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप देर से आई तो ये आपकी गलती है। अपनी गलती को मानो और कुछ देर के लिए भूखे रहो, और ज्यादा भूख लग रही है तो बोल दो माँ जी को, वो खाना दोबारा बना देंगी। इतना तो माँ जी कर ही सकती है, क्यों माँ जी? घर में राशन खत्म हो गया है तो मुझे राशन लेने भी जाना है, और रसोई तुम दोनों की भी है। तुम दोनों भी खाना बना सकती हो ना, बार बार मेरे को ही क्यों बनाना पड़ता है? ऊपर से तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही कि मेरे बनाए हुए खाने पर लड़ रहे हो? अरे खुद का बनाया हुआ खाना हो तब तो लड़ो तो समझ भी आए, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों की गाड़ी ही उल्टी रहती है हमेशा। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों बहू से, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। माँ जी मुझे ही क्यों बोल रही हो? आपको पता तो है कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ और मैं किसी से फालतू बात भी नहीं करती हूँ। यहाँ तो आपकी लाडली बहू है ना, बड़ी बहू, जिसकी वजह से पूरे दिन घर में कलेश हो रहे हैं। मैंने उनकी 2 रोटी क्या खा ली, वो तो मेरे सर पे ही चढ़ गई। अब आप ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? वाह जी वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद लड़ाई झगड़ा करती हो और तुम इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। चुप हो जाओ दोनों, 1 मिनट नहीं लगता तुम दोनों को वापस से लड़ाई शुरू करने में। तुम्हें अपना घर ऐसे देखकर अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में, और जिसको भूख लग रही है वो अपने लिए खुद बना ले। अब किसी ने एक शब्द और बोल दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। कल्पना का इतना गुस्सा देखकर दोनों शांत हो जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वो बस एक दिन के लिए ही कल्पना की बात मानते हैं और अगले दिन से ही लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। कई दिन निकल जाते हैं, दोनों बहुओं की लड़ाई बंद नहीं होती। कुछ दिनों बाद दोनों रसोई में सामान इधर उधर फेंक कर लड़ाई करने लगती हैं। रसोई का सामान पूरा फेंक ही देती हैं। ये देखकर कल्पना को काफी गुस्सा आता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पार हो जाता है और वो कहती है, ये क्या लगा रखा है तुमने? मेरी रसोई का कितना बुरा हाल कर दिया है। दोनों को शर्म आ रही है या नहीं? अरे अपनी लड़ाई में मेरी रसोई को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? इसमें ही खाना बनता है। माँ जी आप खुद ही बताओ, कल की आई शिवांगी बोल रही है कि इसका रसोई पर मुझसे ज्यादा हक है। आप खुद बताओ, मैं आपकी बड़ी बहू, 4 साल हुए हैं मुझे इस घर में रहते हुए, अब मुझसे ज्यादा हक इसका हो गया। और नहीं तो क्या, मेरा ही हक है। तुम तो पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती हो और मैं हूँ जो काम धंधा करती हूँ यहाँ पर आकर। थोड़ा हाथ भी बटा दिया करो कभी। अगर तुम मदद नहीं कर सकती ना तो इस रसोई पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुमसे ज्यादा इस रसोई पे मेरा हक है। तुमने अभी रसोई में हाथ बटाया है, लेकिन मैं कब से हाथ बटाती आ रही हूँ। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अगर तुमने ऐसा कह दिया तो सुनो, मैंने अब तक जितनी भी बार हाथ बटाया है तो उस हिसाब से तुम्हारे हाथ बटाने से तो कई गुना ज्यादा मेरा हाथ बटाना ही होगा। चुप कर जाओ तुम दोनों, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सब कुछ मैंने अकेले ही किया है, और तुम दोनों को रसोई में हक चाहिए ना, तो चलो ठीक है,
तुम दोनों की ही बात मान लेते हैं। अब इस रसोई का बंटवारा होगा, और 2 में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में, तुम दोनों का और तीसरा मेरा, ताकि मैं जो खाना बनाऊं उसमें बार बार तुम अपना मुंह मारने ना आ जाओ। कल्पना गुस्से में रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं काफी खुश हो जाती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन दोनों को काफी ज्यादा परेशानियां भी होने लगती हैं, क्योंकि अब उन दोनों को अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ रहा था और ये सब उनसे हो नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। उन दोनों की परेशानियां काफी बढ़ जाती हैं। कुछ दिनों बाद जब कल्पना अपने लिए मटर पनीर बनाती है तो उन दोनों के मुंह में पानी आता है और वो तुरंत कल्पना के पास जाकर कहती है, माँ जी, क्या है तुम दोनों को? अब यहाँ क्या करने आ गई हो? देखो, कोई काम होगा तो मुझे मत बोलना, बंटवारा मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो मैं कोई काम नहीं करने वाली तुम्हारा। माँ जी, थोड़ी मटर पनीर हमें भी दे दो, बहुत भूख लग रही है। क्यों बहू, अब क्या हो गया? पहले तो तुम दोनों को रसोई में हक चाहिए था, अपना हिस्सा चाहिए था। अब मिल गया, जो मन करे वो बना लो, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। नहीं माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम इतने दिनों से गलत कर रहे थे, लेकिन जब से ये रसोई का बंटवारा हुआ है तब से हमें समझ आया है कि हम सब करते थे, लेकिन हमें पता नहीं चला। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर रसोई फिर से एक हो जाती है तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। और मैं भी। रसोई के बंटवारे के साथ ही दोनों बहुओं की अक्ल भी ठिकाने पर आ जाती है और कल्पना रसोई को फिर से एक कर देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहुएं खुद खाना बनाती थी और कल्पना को भी हाथ नहीं लगाना पड़ता था। माला बड़े ही धूमधाम से अपने इकलौते बेटे पंकज की शादी एक रजनी नाम की लड़की से करवाकर उसे अपने घर लेकर आती है। रजनी के घर में आने से माला बहुत खुश थी। अगले दिन माला हॉल में बैठी चाय पी रही होती है, तभी रजनी तैयार होकर उसके पास आती है और उसके पैर छूती है। माला उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती है, सदा सुहागन रहो मेरी बहू, तेरे इस घर में आते ही मानो घर में रौनक सी आ गई हो। माँ जी, आप जैसी सास पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप तो बिल्कुल मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। मेरे जीवन में माँ की कमी जो भी थी वो आपने पूरी कर दी। मैं भी बहुत दुखी थी कि मेरी कोई लड़की नहीं है, इसलिए मैंने अपने बेटे पंकज की शादी जल्दी से करवा दी, ताकि बहू के रूप में मुझे बेटी मिल जाए और मेरा वो सपना सच हो जाए। तुझे पाने के बाद अब मैं क्या ही मांगू भगवान से, अब तो बस मैं चारों धाम की यात्रा करूँगी। माँ जी, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपनी बहू की बातें सुनकर माला तो बहुत खुश हो जाती है और अपनी तिजोरी की सारी चाबियां अपनी कमर से निकालकर अपनी बहू के हाथों में रख देती है। ले बहू, ये तिजोरी की चाबियां हैं, आज से इनको तू ही संभाल और अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुझे ही संभालनी है। इस घर को कैसे चलाना है और कैसे नहीं, अब वो सब तू ही जाने। लेकिन माँ जी, मैं अभी से घर की सारी जिम्मेदारियाँ कैसे निभा सकती हूँ? मुझे तो अभी इस घर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं बहू, मैं हूँ ना, मैं तुझे बताती रहूंगी। मैं कहीं थोड़ी ना जा रही हूँ, लेकिन घर की बहू होने के नाते अब इस चाबियों पर तेरा हक है, तो इन्हें तू ही संभाल। माला के कहने पर रजनी चाबियों को अपने पास रख लेती है। दिन यूं ही बीतते हैं और कुछ दिन बाद माला रजनी से बोलती है, बहू, मैंने अपने घर के पंडित से बात कर ली है। पंडित जी ने तेरी पहली रसोई के लिए कल का मुहूर्त निकाला है, तो तू कल समय से उठकर रसोई में कुछ मीठा बना लियो सबके लिए। हे भगवान, अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है। यहाँ तो मैं पहले टेस्ट में फेल हो गई। बहू, मैंने तुझे कुछ कहा है, तुझे सुनाई दिया या नहीं? जी माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। कल से मैं समय पर रसोई में आकर सारा खाना बना दूंगी और कुछ मीठा भी। रजनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और कल अपनी पहली रसोई के बारे में सोच कर काफी परेशान होने लगती है। सोचते ही सोचते उसे काफी रात हो जाती है। तभी अचानक से उसे बहुत जोरों से भूख लगती है और वो अपने पति पंकज को जगाते हुए बोलती है, पंकज जी उठिए ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दीजिए ना। देखो रजनी, तुम्हारे ड्रामा ना रोज का हो गया है। रोज रात को तुम मुझे परेशान करती हो। अगर तुम्हें भूख लगती है ना तो रात का खाना ना निकाल के रूम के अंदर रख लिया करो और जब मन करे ना तो खा लिया करना, लेकिन प्लीज मेरी नींद खराब मत किया करो। आप तो जानते हैं ना, जो मैं एक बार खाना खा लेती हूँ मेरा दोबारा खाने का मन नहीं करता है। प्लीज आप मेरे लिए मैगी बना दीजिए। हाँ, मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? अगर माँ ने मुझे रसोई में ना काम करते हुए देख लिया तो बहुत सवाल करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं रात को जब सोता हूँ ना तो सीधा सुबह ही उठता हूँ, उससे पहले मैं उठ ही नहीं सकता। हाँ तो क्या हुआ, बोल देना कि रजनी को भूख लगी है, उसी के लिए बनाने आया हूँ।
अब आपसे ये भी नहीं होगा क्या? और अब मुझे घर में टाइम देखकर खाना खाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन माँ को जब मैं बोलूंगा कि मैं खाना तुम्हारे लिए बना रहा हूँ तो माँ मुझसे कहेंगी कि बहू को बोलना वो खुद बना ले, वो खुद क्यों नहीं बना रही है। तो मुझे मजबूरी में आके ना सच बताना पड़ेगा कि तुम जो उनकी अच्छी बहू का टैग लेके घूम रही हो ना, तुम किसी काम की हो ही नहीं, सिर्फ नाम की बहू हो। अरे हाँ, पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे सच में बहुत जोर से भूख लगी है। मैं बिना कुछ खाए कैसे रह सकती हूँ? एक काम करो, पानी लेने के बहाने ना नीचे जाओ और रसोई में जाना, फ्रिज खोलना और सैंडविच मिलेगा तुम्हें वहाँ पर, तो उसे गर्म करके खा लेना। मैं लाया था लेकिन देना भूल गया था तो फ्रिज में रख दिया था, इसीलिए उसे गर्म करके खा लेना। लेकिन प्लीज यार, आप मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। पंकज की बात सुनकर रजनी देर रात दबे पांव रसोई में जाती है और सैंडविच निकाल कर खा लेती है। तब उसकी जान में जान आती है। अंधेरे में और दबे पांव वापस जा रही होती है कि तभी डाइनिंग टेबल से टकरा जाती है और गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथों में बहुत चोट लग जाती है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। पंकज जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए ना, मुझे जोर से चोट लग गई। बहू, इतनी देर रात तो रसोई में क्या कर रही है? माँ जी, मुझे यहाँ चोट लगी हुई है, आप मुझसे सवाल जवाब कर रही हैं। पहले मुझे उठाइए तो सही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, रुक अभी उठाती हूँ। पंकज, तू खड़े होकर मुंह क्या देख रहा है मेरा? बहू को उठाने में मेरी मदद कर। बहू, अब तो तू ठीक है ना? अब तो तुझे कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। माँ जी, मेरा सीधा हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरे सीधे हाथ में चोट लग गई है। लेकिन तू यहाँ करने क्या आई थी, पहले ये तो बता। माँ जी, इंसान रसोई में क्या करने आता है? पानी लेने गई थी और लाइट नहीं थी और अंधेरे में टकरा कर गिर गई। अब जब गलती करेगी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। लाइट जला लेती, तब पानी लेती, बिना बात के चोट लगवा ली। अब कल तू पहले रसोई की रस्म कैसे करेगी? अब मुझे पंडित जी से फिर से बात करनी होगी कोई दूसरे मुहूर्त के लिए। पंकज, तू बहू को कमरे में ले जा और उसके हाथ में मालिश कर दे। जी माँ, अभी लेकर जाता हूँ। रजनी, तुम चल लोगी ना या उठा के ले जाऊँ? मैं खुद चल लूंगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथों में चोट लगी है, पैरों में नहीं। चोट लगने की वजह से रजनी अपनी पहली रसोई से बच जाती है, जिसके कारण माला को ये पता नहीं चलता कि रजनी को कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। लेकिन इस बीच पंकज को ऑफिस के किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है और रजनी को अकेले सोने से डर लगता है, जिस वजह से वो माला के साथ उसके कमरे में सोया करती थी। अपनी आदत के अनुसार एक दिन देर रात रजनी को बहुत जोरों से भूख लगती है और वो अपनी सास को जगाती है। माँ जी, उठिए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को ले आइए। क्या हुआ बहू, तूने रात में ठीक से खाना नहीं खाया था क्या, जो फिर से भूख लग गई? माँ जी, मैं कितना भी खा लूं, लेकिन मेरी आदत है कि मुझे रात में भूख लगी जाती है। कोई बात नहीं बहू, एक काम कर, अलमारी में देख बिस्किट वगैरह रखा होगा, कुछ लेकर खा ले। कल से मैं खाना एक्स्ट्रा बना दिया करूँगी, तुझे जब भी भूख लगा करेगी तो खुद निकाल कर खा लिया करियो। नहीं माँ जी, रखा हुआ खाना मैं नहीं खाती, मुझे उस टाइम जो मन करता है मैं वही बना के खाती हूँ। और मुझे इस टाइम दाल चावल खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आज आपने वो नहीं बनाए थे ना। बहुत देर रात मुझे क्यों सता रही है? सुबह मैं तेरे लिए दाल चावल बना दूंगी, अभी तू बिस्कुट लेकर खा ले और मुझे सोने दे, मुझे सुबह बहुत काम है। नहीं माँ जी, मुझे तो अभी खाना है। रजनी के बार बार कहने पर माला उठकर रसोई में जाती है और उसके लिए दाल चावल बनाकर लेकर आती है। रजनी तो खा पी कर सो जाती है, लेकिन माला को नींद नहीं आती। दिन बीतते हैं और रजनी रोज रात में अपनी भूख लगने की आदत के चलते अपनी सास को सताने लगती है। माला उसकी आदत से काफी परेशान हो जाती है। तभी एक दिन देर रात माला के पास पंकज का फोन आता है। हेलो माँ, आप सो तो नहीं रही थी ना? आपकी नींद खराब तो नहीं हुई? वो मैंने सोचा ना कि मैं आपसे बात करूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी आज, और ऑफिस भी जल्दबाजी में चला जाता हूँ और काम के चक्कर में समय मिल नहीं पाता कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। और रात को ना अभी मुझे समय मिला तो सोचा एक बार आपसे बात कर लेता हूँ माँ, ताकि मुझे अच्छा लगे। माँ ठीक हो ना आप? आपकी बहू ध्यान तो रख रही है ना आपका? बेटा, बहू का तो तू पूछ ही मत कि लोगों को सेवा करने वाली बहू मिलती है, लेकिन मुझे तो रातों को सताने वाली बहू मिली है। बहू को रोज रात में भूख लग जाती है और नए नए आइटम खाने को मांगती है। उसके हाथों में चोट लगी है, वह बना भी नहीं सकती, वरना मैं उसे ही बोल देती कि जाकर खुद बना ले और खा ले। रोज मेरी रात काली हो जाती है, अभी भी मैं उसी के लिए खाना बना रही हूँ। अपनी माँ की दुख भरी आवाज सुनकर पंकज को बहुत बुरा लगता है
और वो चुपचाप फोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद माला भी अपनी रातों को सताने वाली बहू से परेशान होकर उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। ये? अरे मैं नहीं जानता इसे, मुझे क्या पता कौन है ये। अरे आप ये क्या कह रहे हो? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। आपकी जुबान नहीं कांपी? नहीं, अभी तक तो नहीं कांपी और ना ही कांपेगी। अब इसे यहाँ से ले जाओ, इसे मैं और मेरी बीवी नहीं जानते। कौन था वो जिसे मनोहर ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया था? सच्चाई जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। आज मनोहर के घर कुछ अच्छा बन रहा था, जिसकी खुशबू से मनोहर घर आते ही अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, खुशबू तो बाहर तक आ रही है। अरे क्या बना रही हो? खुशबू सुनकर ही मेरे को तो भूख लगने लग गई। पनीर बन रहा है, उसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं पनीर बना रही हूँ। पनीर? तुम्हें पता है मुझे पनीर पसंद नहीं है, फिर भी पनीर बना रही हो। ठीक है, पनीर बना लिया, लेकिन अब बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया, सोच रही हूँ तुरई की सब्जी बना दूँ, आप खा भी लेंगे। मुझे पता है आप कोई ड्रामा नहीं करेंगे। अच्छा, उसके लिए पनीर और मेरे लिए तुरई? वाह, ये अच्छा है तुम्हारा। आ भी कौन रहा है, चोर साला। क्या कहा आपने? मेरे भाई को चोर? आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे चोर कहने की? अरे मेरा इकलौता भाई है, उसे पनीर पसंद है, उसकी पसंद का खाना बनाया है, तो क्या आप मेरे भाई को चोर बोलोगे? अरे भाग्यवान, मैं चोर नहीं बोल रहा, मैं तो चोर साला बोल रहा हूँ। देखो कितनी दूर है, लेकिन अपनी दीदी का दिल चुरा कर बैठा हुआ है। तो हुआ ना मेरा चोर साला। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे लगा आप मेरे भाई को चोर बोल रहे हो। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, चोर को तो चोर ही बोलूंगा ना। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे, तभी उनके घर के बाहर से आवाज आती है। तभी जानकी कहती है, लगता है मेरा भाई आ गया। हाँ रुक बहारी, मैं अभी आती हूँ। जानकी पूजा की थाली लेकर घर के बाहर अपने भाई रामू की आरती उतारती है और नजर उतारते हुए बोलती है, इसकी नजर उसकी नजर, मेरे गांव की जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सब की नजर, रास्ते में आते जाते लड़कियों की नजर, सबकी नजर उतर जाए। थू 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 थू। अरे ऐसे आरती उतार रही हो जैसे कि ये सलमान खान हो। सलमान खान की माँ भी उसकी इतनी नजर नहीं उतारती जितना तुम अपने भाई की उतार रही हो। चोर सा तो दिखता है, चोर साला। देखो दीदी देखो, ये जीजा जी मुझे चोर चोर कह रहे हैं। अगर इनको ऐसे ही मेरी बेइज्जती करनी है ना, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे तेरे जीजा जी मजाक कर रहे हैं। पता है तुझे चोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तूने मेरा दिल चुराया है, और पता नहीं कितनों का दिल चुराया होगा, इसलिए तुझे चोर कहकर बुलाते हैं। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भाग्यवान, तुम कभी गलत तो हो ही नहीं सकती। अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें गलत बोल दूं। अब चले अंदर, अगर तुम्हारे भाई की नजर और आरती उतर गई हो तो। हाँ हो गई। आप ये आरती की थाली अंदर ले जाओ, मैं अपने भाई को अंदर लेकर आती हूँ। बेचारा बहुत थक गया होगा ना, कब से खड़ा है बेचारा। अरे दीदी, मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ जैसा आप सोच रही हो। अरे जीजा जी, दीदी को समझाइए कुछ। अरे भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि भाई बहन के बीच में मैं कुछ बोल सकूं। अरे मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। जानकी अपने भाई को अंदर लेकर जाती है और सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर का शोर शराबा सुनकर तीनों बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर अपनी पड़ोसन कमला पर जाती है और जानकी पूछती है, क्या हुआ कमला बहन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे मत चिल्लाया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस एक बार वो चोर मिल जाए, उसकी तो मैं जान हलक से पकड़कर निकाल दूंगी। कैसे उस चोर ने मेरे घर के अंदर घुसकर चोरी करने की कोशिश की। क्या उठाया उस चोर ने आपके घर से? बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा कि चोर कौन है। ऐसे कैसे चोर किसी को भी बना दे? मैंने सुना है तुम्हारा भाई भी आया है आज ही। अब फंसा मेरा चोर साला, बहुत बुरी तरह फंस गया। हाँ आज ही आया है। क्यों, कोई काम है क्या मेरे भाई से आपको? हाँ मुझे काम है, उसे बोलो जरा मेरे छत पर चढ़कर देखे, छत के ऊपर से कुछ गायब तो नहीं हुआ ना। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई इतना पतला सा है, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे ये कैसे बच गया? मैंने तो सोचा आज ही छुटकारा मिल जाएगा इस चोर से। जब देखो किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चुराता रहता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों जी, आप बोलिए ना, मान नहीं रही है कमला जी। समझा दीजिए कि हम अपने भाई को इनकी छत पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे क्या हो गया तो चढ़ जाएगा तो? मुझे पता है मेरा साला किसी भी काम से मना नहीं करता। क्यों साले साहब, चढ़ जाओगे ना आप इनकी छत पर? अरे जीजा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने बोला तो मैं अभी चढ़ जाता हूँ इनकी छत पे। नहीं रामू, तू छत पर नहीं चढ़ेगा।
अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसको क्या जवाब दूंगी? अरे वो किसी युद्ध में नहीं जा रहा, छत पर जा रहा है। ऐसे बात कर रही हो जैसे कि कोई युद्ध लड़ने जा रहा हो। मनोहर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक कुछ लोग रामू को पीट रहे होते हैं और वो वहाँ से भागते हुए घर की ओर आता है और खुद से बोलता है, अरे मोरी मैया, आए आए मर गया रे दादा। अरे कितना मारा उन कमीनों ने। अरे कोई भी पुर्जा नहीं छोड़ा रे। अरे सबको तोड़ फोड़ दिया रे दादा। अरे अच्छा है दूसरा गांव था, किसी ने नहीं देखा तो बच गया। अब जल्दी से घर जाता हूँ और कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ, कहीं दीदी देख ना ले। अरे रामू, ये क्या हुआ तेरे साथ? इतनी चोट कैसे लगी तुझे? अरे क्या बताऊँ दीदी, ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो किसी को बचाने के चक्कर में चोट लग गई। क्या बोल रहा है? किसको बचाने के चक्कर में लग गई तुझे? मुझे सच सच बता, आखिर चोट कैसे लगी? ओहो दीदी, आप भी ना बहुत चिंता करती हो। रास्ते में मुझे एक बच्ची मिली थी, पता है आपको? उस बच्ची के पीछे बैल पड़ गया। तो जब मैंने देखा उस बच्ची को तो बचाने के लिए मैं भिड़ गया उससे और मुझे चोट लग गई दीदी। बाप रे, इतनी ज्यादा लग गई। जा जल्दी से जाकर दूसरे कपड़े पहन ले, ये गंदे हो गए हैं। जा, मैंने आज तेरे लिए चिकन बनाया है, जो तू कल लेकर आया था ना, वही बनाया है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरी पसंद का खाना बना है। दीदी मैं अभी जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े वपड़े बदल कर आता हूँ दीदी। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है तो वही मनोहर दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। तभी अंदर आकर अपनी बीवी से बोलता है, अभी मेरे चोर साले ने तुमसे क्या कहा कि उसने एक बच्ची को बचाया है? अरे मैं बताता हूँ कि वो पिट कर आया है दूसरे गांव से। वो भी चोर है मेरा साला, मतलब तुम्हारा भाई। आज मुर्गी चुराते हुए पकड़ा गया तो लोगों ने मिलकर कूट दिया इसको। क्या मुर्गी चुरा रहा था? मतलब ये जो बनी है आज मुर्गी, क्या ये भी चोरी करके लाया है? पक्का चुरा कर ही लाया होगा। अपनी जीजा की सारी बात सुनकर रामू जल्दी से बाहर आता है और कहता है, नहीं दीदी, नहीं दीदी, जीजा जी झूठ कह रहे हैं दीदी। मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी, और ना ही मुझे किसी ने मारा है। और अभी जो चिकन बनाया ना आपने, वो भी मैं ही खरीद के लाया था। कसम से मैंने कोई चोरी नहीं की दीदी। अच्छा, चोरी नहीं की तुमने? ठीक है, मुझे ये बताओ, जिस दिन तुम आए थे उस दिन कमला जी के घर से एक मुर्गी गायब हुई थी। बताओ तो, तुमने ही चुराई थी ना? अरे जीजा जी, एक तो तकलीफ में हूँ, ऊपर से आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। अरे मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया, बस आप खुश। अरे दीदी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। हर बार जीजा जी मुझे चोर साला बोलते रहते। अरे जब जब तुम आते हो ना, गाँव में चोरी होना शुरू हो जाती है और तुम्हारे जाने पर चोरी बंद हो जाती है। तो तुम्हें चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? बस अब बहुत हो गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। अगर बगल वालों ने सुन लिया ना, मेरे भाई की क्या ही इज्जत रह जाएगी। दीदी मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा दोबारा। जैसे ही रामू जाने की बात करता है तभी वहाँ कमला और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और रामू को पीटने लगते हैं। वजह पूछने पर कमला बताती है कि रामू ने गांव से बहुत बार चोरी की है, लेकिन पकड़ा आज गया है। जानकी अपने पति से रामू को बचाने की कहती है, तभी मनोहर उसे पहचानने से मना कर देता है और राजू से हर रिश्ता नाता तोड़ लेता है और बोलता है, देखो जानकी, मैंने आज तक बहुत सहा है, मैं यूं ही इसको चोर नहीं कहता। तब भी ये है कि सुधरता नहीं है। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या इस चोर के साथ। मनोहर के कहने के बाद अब जानकी भी क्या कहती, वो भी अपने भाई से सब रिश्ते तोड़ देती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। नीता की शादी एक अनुज नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी नीता की सहेली रानी उसके घर आती है और उसे फोन से सेल्फी लेते हुए देखकर बोलती है, अरे बस कर नीता, अब कितनी सेल्फी लेगी? अब तो तेरी शादी भी फिक्स हो गई है। शादी फिक्स होने से सेल्फी लेने का क्या कनेक्शन? मुझे सेल्फी लेना पसंद है, इसलिए मैं ले रही हूँ। कनेक्शन ये है कि तेरी शादी तय हो गई है, पड़ोसी की नहीं। इसीलिए तुझे खुद सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग तेरी सेल्फी लेंगे। तेरा फोटो शूट होगा जीजा जी के साथ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। तुझे पता है, मैं बचपन में सोचती थी कि जब भी मेरी शादी होगी तो उसमें मैं एक बहुत अच्छे कैमरे वाले को बुलाऊंगी
जो मेरी ढेर सारी फोटो ले। अरे पागल, तुझे बुलवाने की क्या जरूरत है? लड़के वाले खुद कैमरामैन को लेकर आएंगे, उसके बाद तो जितनी मर्जी उतनी फोटोशूट करवा लियो। वैसे भी जैसे चाहे वैसे करवा सकती है, क्योंकि तेरी शादी होगी और शादी में कोई तुझे मना भी नहीं करेगा। किसी के मना करने पर भी मैं मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है। फोटोशूट करवाने का एक अलग ही मजा आता है, क्योंकि बाद में शादी दोबारा नहीं होती। लेकिन उस पिक्चर और फोटोशूट को देखकर शादी के टाइम को दोबारा से याद कर सकते हैं। ये तूने बिल्कुल सही कहा। तुझे शादी और शादी के फोटोशूट को लेकर इतना खुश देखकर मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही हूँ। अरे वो सब तो तू तब देखेगी ना, जब शादी की तैयारी पूरी हो जाएगी। आते ही तूने मुझे बातों में लगा लिया। जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया था मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं वापस अपने घर जाती हूँ। जब तुझे याद आ जाएगा कि मुझे किस काम के लिए याद कर रही थी तो मुझे फोन कर दियो, मैं तब वापस आ जाऊंगी। नहीं, अब जब तू आ ही गई है तो अब तू मेरे साथ मार्केट चलेगी। मुझे कुछ साड़ियाँ और मेकअप का सामान लेना है। रानी को मार्केट जाना या शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन नीता की शादी के चलते वो नीता को मना नहीं कर पाती और उसके साथ मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट में जाकर नीता अपनी शादी की जम के शॉपिंग करती है और अपना फोटो शूट करवाने के लिए अलग अलग तरह की ड्रेस लेती है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद नीता अपने होने वाले पति अनुज को वीडियो कॉल करती है और अपने शॉपिंग के सारे सामान को दिखाते हुए बोलती है, देखिए ना अनुज, मैंने कितनी सारी शॉपिंग करी है। मैं अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ शादी के लिए, और लगभग सारी शॉपिंग तो मैं कर चुका हूँ। अनुज, आपसे एक बात पूछूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नीता, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? भला मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? अनुज, हमारी शादी में जो फोटोग्राफर आएगा वो कहाँ से आएगा? लेकिन ये बात तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे मैं कैमरामैन लेकर आऊंगा, वो भी बहुत अच्छा वाला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि मुझे बचपन से ही फोटोशूट का बहुत शौक है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरा फोटोशूट खराब हो। और मेरे ख्याल से ये बात आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर की बहू का फोटोशूट खराब हो, वरना आपकी ही तो बेइज्जती होगी ना। तुम्हें मेरी तरफ से किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा इंतजाम हो जाएगा, वो भी बेस्ट वाला। तुम बस शादी पे ध्यान दो। थैंक यू अनुज, आपकी ये बात सुनकर मुझे काफी तसल्ली हो गई। चलिए अनुज, मैं फोन रखती हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी मुझे काम है। शादी की तैयारियां करते करते समय कब निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता और शादी का दिन भी आ जाता है। नीता दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अनुज का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद अनुज बैंड बाजी के साथ बारात लेकर नीता के घर पहुंचता है। शादी होना शुरू हो जाती है, लेकिन जल्दबाजी में नीता की तरफ से मेहमानों के बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती। अपने बारातियों को खड़ा देखकर नीता की दादी सास नीता के पिता जगदीश से बोलती है, समधी जी, आपने ये क्या व्यवस्था कराई है? हमारे बारातियों को बैठने तक की जगह नहीं मिल रही है। आपके यहाँ ऐसे लड़के वालों का ख्याल रखा जाता है क्या? माता जी, मुझे माफ़ करिए। वो क्या है, दरअसल जल्दबाजी में मैं मेहमानों के बैठने की व्यवस्था देख ही नहीं पाया। आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं अभी सब कुछ आपको करके देता हूँ। ये क्या बात हुई, देख नहीं पाया? आखिर आपके खुद की बेटी की शादी है और आप अपनी बेटी की शादी में ही व्यवस्था नहीं देख पाए तो आप क्या ही देखेंगे? माता जी, बस और थोड़ा समय और चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये मेरी ही गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही कहाँ कहाँ देखूंगा। जगदीश जल्दी से जाकर शादी में काम कर रहे कुछ लोगों से कहकर बारातियों के बैठने की व्यवस्था को ठीक करवाता है, जिसके बाद ममता का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। जैसे तैसे करके शादी संपन्न हो जाती है। शादी के बाद फोटोग्राफर दूल्हा और दुल्हन के फोटो शूट के लिए लेकर जाता है और उनका फोटो शूट करने लगता है। तभी अचानक से ममता वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ नीता को बिना घूंघट लिए एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हुए देखकर भड़क जाती है। तुम दोनों के अंदर कोई लाज शर्म है कि नहीं? सब कुछ होकर पी गए हो क्या तुम दोनों? दादी, क्या हुआ आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तूने मुझसे पूछा कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? 4 लोगों के बीच में एक पराये आदमी के सामने अपनी घर की नई नवेली बहू का फोटोशूट करवा रहा है। मैं गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? अरे दादी, आप आज के जमाने में ऐसी बात कर रही हो? अरे आज के जमाने में दादी फोटोशूट किया जाता है, अरे ताकि बाद में हम देखें ना फोटो तो हमें याद आए कि हम शादी में कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं,
और तो और हम अपने बच्चों को दिखा पाएंगे, देखो हमारी शादी की यादें। दादी ये यादों के लिए रखा जाता है। बेटा मैंने ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं करे हैं। हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि नई नवेली दुल्हन शादी के तुरंत बाद ही घूंघट हटा दे और सबके सामने फोटो खिंचवाने लगे। दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ पर फोटोग्राफर और मेरे सिवा कौन ही है? आपकी नई नवेली बहू को कौन देखेगा? फोटोग्राफर क्या तेरा रिश्तेदार लग रहा है जो तू उसके सामने हमारे घर की नई नवेली बहू की फोटो शूट करवा रहा है? दादी जब फोटोग्राफर है तो वो फोटो खींचेगा ना, मैं थोड़ी खींचूंगा। सबसे जरूरी थी शादी, शादी जो हो चुकी है और जितनी फोटो खींचनी थी शादी में खींच चुकी है। अब बाद में फोटोशूट करवाने का क्या ही मतलब बनता है, इसलिए मैंने तेरी नई नवेली बहू को फोटोशूट के लिए मना किया है। ममता इतना कहकर नीता का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगती है। तब नीता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, दादी जी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे फोटो शूट करवाना है। आप बहुत ही पुराने जमाने की बात कर रही हो। आज के जमाने में हर शादी में फोटो शूट होता है दूल्हा दुल्हन का, इसलिए मुझे भी करवाना है। चल ठीक है मान लिया, तुम लोगों के जमाने में यही होता है कि नई नवेली का फोटोशूट करवाने का नाटक, लेकिन मेरे घर में ये नाटक नहीं चलेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी शादी में जो फोटो ली गई थी वो तो घूंघट में ही ली थी ना, और यही सबूत काफी है शादी होने के लिए। नहीं दादी जी ऐसा मत करिए, मुझे फोटोशूट करवाना है। ठीक है, फिर अगर तुझे फोटोशूट करवाना है तो तू एक काम कर, अपने मायके में ही बैठ जा, जितना मर्जी उतना फोटोशूट करवा लियो। जब लोग तुझे पहले ही देख लेंगे तो फिर घूंघट में तेरी शादी करवाने का क्या ही मतलब बनता है बच्चा। फिर घर पहुंचकर मैं ससुराल में तेरी क्या ही मुंह दिखाई करवाऊंगी। दादी जी ऐसा मत बोलिए, मेरे पिताजी को मेरी शादी की बहुत चिंता थी। अब अगर शादी होने के बाद भी आप मुझे लेकर नहीं जाएंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो ठीक है, अब या तो तू अपने पिता की इज्जत रख ले या अपनी फोटोशूट करवाने की इच्छा, फैसला तेरा है। हम बाहर ही तेरा इंतजार करेंगे। ममता इतना कहकर अनुज को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। बहुत सोचने समझने के बाद नीता भी कमरे से बाहर आ जाती है और चुपचाप से अपने ससुराल चली जाती है। और इस तरह से अपनी दादी की पुरानी सोच के कारण नीता का फोटोशूट करवाने का सपना सपना ही रह जाता है।